आपकी डाउनलाइन कर रही है कि नहीं कर रही है, डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप कर रहे हो कि नहीं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो डेली सीडी सुनना है, आप केवल करके देखो। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं, मतलब कहते हैं ना सबमिशन ऑफ अपलाइन। हम हमारे अपलाइन ने कहा कि भैया रोज सीडी सुनना है, हम नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि रोज किताब पढ़ना है, हम नहीं पढ़ते। हमको अपने सपनों को आइडेंटिफाई करना है, हम अपने सपनों के पीछे काम ही नहीं कर रहे हैं। तो होता यह है कि जो अपलाइन ने कह दिया उस काम को हमने नहीं किया, तो बिजनेस कहां से होगा। सारे दिमाग के दरवाजे बंद करो। अगर अपलाइन कह दिया कि किताब पढ़ना है तो पढ़ो, सीडी सुनना है तो सुनो, आप देखो उसका चमत्कार अपने आप आपको मिल जाएगा। अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है 100% प्रोडक्ट यूज। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कुछ अलग बातें करने वाला हूं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन जो आज वेस्टेज कर रहे हैं, लेकिन उनके घर में वेस्टेज का प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल हो पा रहा। वो लोग बताते हैं कि भैया पैसा नहीं है, कहाँ से खरीदे। तो मैं कहता हूँ कि जब पैसा नहीं है तो क्या तू नहा नहीं रहा है, क्या तेरे घर में खाना नहीं बन रहा है, क्या तुम्हारे घर में कपड़े नहीं धुलते, क्या तुम्हारे घर में बर्तन नहीं धुल रहे। अगर ये सारे काम हो रहे हैं तो वेस्टेज के प्रोडक्ट से क्यों नहीं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आप वेस्टेज का प्रोडक्ट नहीं यूज करोगे, अपने आप पे खुद नहीं ट्राई करोगे, आप, मैं तो बता रहा हूँ, आप खुद अपने हाथ से कपड़ा धो, अपने हाथ से बर्तन धो, अपने हाथ से वो सारे काम करो जो आप जब तक खुद फील नहीं करोगे कि यार ये प्रोडक्ट काम किस तरीके से करता है, तो आप फील्ड में जाके बताओगे क्या भैया। आपको करक्यूमिन प्लस की जरूरत नहीं है, आप पूरे हेल्दी हो, लेकिन आपने कभी करक्यूमिन प्लस खाया नहीं है, तो आप कैसे उसका रिजल्ट बताओगे जाकर के फील्ड में। आपको कैसे मालूम होगा कि करक्यूमिन प्लस खाने से बॉडी में क्या चेंज आता है। आपको कैसे मालूम होगा कि सी बकथोन खाने से बॉडी में क्या चेंज आता है। खाओ, जरूरत नहीं है फिर भी खाओ, क्योंकि ये प्रोडक्ट, ये इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट है। भारी लोहिया ने उस दिन बताया 10 कोर स्टेप्स के एडवांस ट्रेनिंग में, कपड़े की दुकान वाला अगर कपड़ा खरीदता है तो वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपने घर के लिए प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप करक्यूमिन प्लस खा रहे हो, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आप एक डिब्बी करक्यूमिन प्लस खाओगे और 50 डिब्बी आप लोगों को दे डालोगे, लोगों को प्रमोट कर दोगे। तो ये 50 के लिए एक डिब्बी का खर्चा करना क्या नहीं कर सकते हैं। जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं उन लोग को बताऊं कि एक एग्री ह्यूमिक की बोतल और एक 100 ml का एग्री 82 का बोतल खोल लो, किसान के खेत में जाओ, प्रोडक्ट के बारे में बताओ। अगर नहीं, अगर ले लेता है तो बेस्ट है, नहीं लेता है तो वहीं पर उसके टैंक में एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 डालो और बोलो चल अपने खेत में स्प्रे कर। उस एरिया को मार्क कर दो कि इसने इतने एरिया में मार्क हुआ। 10 दिन बाद जाकर के रिजल्ट दिखाओ उस किसान को, देखो इतने एरिया में हमने स्प्रे किया था, इस एरिया का रिजल्ट देखो। एक एग्री ह्यूमिक और एक एग्री 82 की बोतल खत्म होते होते 5 लाख का धंधा खड़ा कर लोगे। तो प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा भाई साहब, कोई बहाने नहीं है। और मैं आपको प्रोडक्ट के पीछे एक छोटी सी कहानी बता दूं। अभी मैं एक दिन मैं फुर्सत में बैठा हुआ था, कुछ दूसरी कंपनियों के भी मीटिंग्स के लिंक आते हैं, जूम मीटिंग के लिंक्स आते हैं मेरे पास। तो मैं एक दूसरी कंपनी की जूम मीटिंग में ज्वाइन हुआ, ये जानने के लिए ज्वाइन हुआ यार आखिर ये लोग बिजनेस किस तरीके से करते हैं, क्या चीज, इनका अंदाज क्या है काम करने का। मैं उसमें जब ज्वाइन हुआ तो उसमें बताया कि भैया हमारी कंपनी 10 रुपए का साबुन बनाती है और उस क्वालिटी का साबुन बनाती है जो पूरी इंडिया में कोई नहीं बना सकता। नहाने के साबुन की बात कर रहा हूँ। 10 रुपए का साबुन बनाती है, इतना सस्ता साबुन बनाती है और पूरे इंडिया में इस रेट में इस क्वालिटी में कोई नहीं दे सकता। मैंने थैंक्स बोला कि वेस्टीज 10 रुपए का साबुन नहीं बनाती है। अरे 10 रुपए का साबुन खरीदेगा कौन, पहले तो ये सोचो। किस मेंटालिटी का आदमी 10 रुपए का साबुन खरीदेगा। वही आदमी खरीदेगा जो महीने का 1000, 1500, 2000 रुपए कमा रहा है। और 1500, 2000 रुपए कमाने वाले की सोच कभी लाख रुपए में जाती ही नहीं है। जब जाती नहीं है तो उसको अपने बिजनेस में ज्वाइन करा के तुम कितना बड़ा काम कर लोगे। बिल्कुल सही चीज बता रहा हूँ, जो मुझे रियलाइज हुआ वो चीज मैं बता रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि सफल आदमी ही ज्यादा सफल हो सकता है, जो ऑलरेडी अपने फील्ड में, किसी फील्ड में सफल है, सक्सेस है।
वो आदमी ही आपको और ज्यादा सफलता पे ले जा सकता है, क्योंकि उसको सफलता का स्वाद लगा हुआ है भाई साहब। अगर हम वेस्टेज बहुत नपे तुले रेट में प्रोडक्ट बना रही है, क्या वेस्टेज 10 रुपए का साबुन नहीं बना सकती? मैं कहता हूँ दूसरी कंपनी से ज्यादा अच्छी क्वालिटी का बना सकती है, लेकिन नहीं बनाएगी कभी, क्योंकि उसको मालूम है कि कौन आदमी सफल वेस्टेज में सफल होने के लिए, या जिंदगी में कोई भी सफल, अगर आपको अपनी टीम खड़ी करनी है ना, तो ऐसे लोगों के साथ खड़ा करो जो महीने का कम से कम 25 से 30 हजार रुपए कमाते हैं। अगर जो आदमी महीने का 25 से 30 हजार रुपए नहीं कमाता और ऐसे लोगों के साथ में हम अपनी टीम को खड़ा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं कमा रहे हो, ऐसे कुछ कुछ लोग हो सकते हैं जो महीने का यहाँ पर आज 2 हजार 4 हजार कमा रहे हो, अरे भैया आप 2 हजार 4 हजार कमा रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन आप ये काम करना कि आप 25 से 30 हजार वालों के ऊपर फोकस रखना, उनको अप्रोच करना, उससे आपकी ग्रोथ ज्यादा अच्छे से होगी। फिर उसके बाद आता है लिस्ट बिल्डिंग। चौथा पॉइंट है अपना लिस्ट बिल्डिंग। बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत इजी तरीके से लिस्ट बिल्ड होता है, मैंने तो अंकुश सर से ही सीखा है लिस्ट बिल्ड करना। जो भी आदमी मुझे मिलता है मैं उससे बात कर लेता हूँ, लिस्ट बन जाती है। क्या बात कर लेता हूँ, कैसे बात कर लेता हूँ, कोई सिस्टम नहीं है। हमारे सर 10 कोर स्टेप्स की सीढ़ी में बोलते हैं ना कि बॉम्बे की लोकल ट्रेन में दूसरे को धक्का मारो, नंबर एक्सचेंज कर लो, ले लो एक दूसरे से नंबर, हो गया लिस्ट बिल्डिंग। टेम्पो मेंटालिटी, टेम्पो बन जाओ, कहीं भी घुस जाओ, रोड के किसी भी हो हिस्से में आप अपना टेम्पो लेकर के घुस जाओ, बचाए वो जिसकी 10 लाख की गाड़ी है, वो बचता फिरे। किसी भी आदमी से बात कर लो ना भैया, मैं कहता हूं कि हम एक आदमी है सामने मेरे खड़ा हुआ है, मैं उस आदमी को नहीं जानता, जब मैं उसको नहीं जानता तो मैं वेस्टेज में तो उसको ला नहीं सकता, तो वो आदमी वैसे भी मेरे लिस्ट में नहीं है। जब वैसे ही मेरे लिस्ट में नहीं है तो उसके साथ मैं बिजनेस नहीं करूंगा। लेकिन मैंने उससे जाकर के बात की, कुछ भी बात की, एप्रिसिएशन किया, भाई साहब आपके जूते बहुत अच्छे हैं, आपका पेन बहुत अच्छा है, आपकी घड़ी बहुत अच्छी है, आप आदमी बहुत अच्छे लग रहे हो, आपकी बातें बहुत अच्छी है, कुछ भी एनीवन, आप बात स्टार्ट तो करो। स्टार्ट जब एक बार करना शुरू कर देंगे, ये सारी चीजें क्या है कि ऑटोमेटिक हो जाती है। मैं आपको बताऊं आज मेरी जो लिस्ट बिल्ड करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होती, जिससे बोलो मैं उससे बात कर सकता हूँ, कहीं भी किसी भी जगह पे। वो 5 लाख रुपए महीने कमाने वाला आदमी हो सकता है, 50 हजार रुपए महीने कमाने वाला हो सकता है, मैं तो घुस जाता हूँ उस आदमी के बीच में बस। अब बात कर ली, नंबर एक से मैं उससे यही बोलता हूँ कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या बात करनी है, मैं आपसे, अभी आप भी बिजी हो मैं भी बिजी हूँ, हम नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। नंबर एक्सचेंज किया 2 4 बार, फिर उससे मैं तुरंत उसको वेस्टेज नहीं बताता। तुरंत अगर मैंने उससे नंबर एक्सचेंज किया और तुरंत मैंने अगले दिन उसको वेस्टेज बता दिया, तो वो मेरे आदमी मेरे साथ नहीं आएगा। तो मैं उससे 2 4 दिन फ्रेंडशिप बिल्डिंग करता हूँ, मुश्किल से 1 हफ्ते का समय लेता हूँ। इस 1 हफ्ते के दरमियान मैं कोशिश करता हूँ कि शुक्रवार तक मैं उससे फ्रेंडशिप बिल्ड करूं, और शुक्रवार को मैं शनिवार को आने वाली अपनी विनिंग टीम की जो लिंक आती है शनिवार को शाम को 8 बजे ईडी सीईओ की, मैं वो लिंक उसको फिर उस दिन प्रमोट करता हूँ। उस दिन उससे मैं वेस्टेज की बात करता हूँ और उस दिन मैं उसको जाकर के वो लिंक दे देता हूँ। ये मेरा वर्किंग स्टाइल है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें रिजल्ट भी आ रहा है। ठीक है ना? तो कुछ भी करके आप सामने वाले का नंबर तो ले सकते हो। मंदिर में चले जाओ, खासकर जिनके पास अगर ऐसी मैहर जैसी जगह है, अंकुश सर बहुत लकी हैं, मैहर जैसी जगह है, चले जाओ मैहर माता रानी के मंदिर में, मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे। और जो आदमी अपना घुटना पकड़ के बैठ जाए, बात कर लो कि भैया आज साहब आपका घुटना दर्द कर रहा है, क्या इलाज चाहते हो, मेरे पास है ट्रीटमेंट, हो गया ग्लूकोजामाइन का बिजनेस। किसी मंदिर में कहीं भी चले जाओ, खड़े हो जाओ, चाय की दुकान में खड़े हो जाओ, कहीं भी, एनी वन। लिस्ट बिल्डिंग एक आर्ट है, एक कला है जो अपने आप आ जाती है, मैं आपको सच बताऊं, कोई इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। और मैं ये सारी चीजें अंकुश सर से सीखा हूँ। अंकुश सर मेरे पास बिलासपुर में आए थे, तो मैंने उससे उनसे 1 2 बार यही सवाल किया कि सर चलो अननोन लोगों की लिस्ट बनाते हैं, और उन्होंने मुझे करके दिखाया। और इस चीज को मैं जब शुरू में डरता था, शुरू में डर लगता था, मैं क्या बात करूंगा, मैं उस आदमी को जानता नहीं पहचानता नहीं, मैं क्या बात करूंगा। अभी तो मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताऊं, प्राइवेट बैंक्स में घुस जाओ। बलराम चौहान जी की उस दिन मैंने अभी कल परसों ही स्टोरी सुनी, वो बताया कि वो प्राइवेट बैंक में बहुत सारा दिक्कत हो रहा है काम करने में। मैंने बोला प्राइवेट बैंक वालों को टारगेट करो। एक्सिस बैंक में घुस गया मैं सीधे,
है ना। एक्सिस बैंक मैंने बात की कि यहाँ का कैशियर कौन है, यहाँ लोन कौन करता है, यहाँ का मैनेजर कौन है। और मैंने सामने जा करके मैनेजर साहब से बोला, सर आप आईसी मुझे आपका नंबर चाहिए। बोला क्यों? मैंने बोला कि लोन के सिलसिले में कुछ बात करनी। उसने मुझे नंबर दे दिया, हो गई लिस्ट बिल्डिंग। और क्या चाहिए? कुछ भी कर लो यार, घुस जाओ सामने वाले से नंबर ले लो बस। फिर उसके बाद आता है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट फोन में करो, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। लिस्ट बन गई, थोड़ी सी फ्रेंडशिप की, थोड़ी सी फ्रेंडशिप करने के बाद हम उसको जब वेस्टेज के बारे में बता रहे हैं, बहुत शॉर्ट में बात करना है कि भाई साहब आप जो काम कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन जैसा आपने बताया था, है ना, हम हमारी जो बातें हुई थी कि इसके आप आज जो भी काम कर रहे हो ना उस काम में आपको फला फला परेशानी है। जब 2-4 दिन हम उससे बात कर लेंगे ना तो उसके काम में क्या क्या परेशानी है वो बता चुका होगा। वो अपने लाइफ में क्या चाहता है वो गोल्स उसको कुछ मालूम हो गए होंगे। तो आपके काम में ये परेशानियां हो, है ना, आपकी तरह की जो भी काम आप कर रहे हो उस काम में आपने बताया था कि ये परेशानियां होती हैं और आपको लाइफ में ये चीज चाहिए। तो मेरे पास एक रास्ता है जिसमें आप अपने प्रेजेंट काम को, प्रेजेंट जो भी वर्क कर रहे हो उस काम को करते हुए उसको विदाउट डिस्टर्ब किए हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। वो पूछेगा कैसे, हाउ, बस बोलो कि भैया ये जूम मीटिंग की लिंक है, इस पे आ जाना, यहीं पर सारे सवालों को जवाब मिलेगा। वो कुछ भी पूछे, आखिर काम क्या है बता दो। अरे यार मैं जब फोन में बता सकता तो बता ही देता। आपको अगर जानना है, समझना है, अगर वाकई में आपके पास कोई ड्रीम है ना, तो आपको इस जूम मीटिंग में आना है। बस मैं यही करता हूँ। और ये सारी चीजें ना प्रैक्टिस से आएगी, जितना ज्यादा करेंगे, जितना जल्दी जल्दी करेंगे उतना अच्छे तरीके से होगा। फिर उसके बाद आती है सो द प्लान, प्लान शो करना। बहुत बढ़िया तरीके से भारिल भैया ने उस दिन 10 कोर स्टेप्स में बताया कि कई लोग प्लान इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि हम बढ़िया प्लान नहीं दिखा सकते, और जब बढ़िया प्लान नहीं दिखा सकते तो हम प्लान नहीं दिखाते हैं। तो ये बताओ कि प्लान आपका बढ़िया होगा कब? जब प्लान दिखाएंगे तब तो जाके बढ़िया होगा। साइकिल चलाना क्या पहले दिन में सीख गए थे कि जब सीख गए तब साइकिल चलाए, कि जब चलाते चलाते सीखे? तो प्लान दिखाना शुरू करो तो आपका प्लान बढ़िया हो जाएगा। जब प्लान, और प्लान दिखाना दुनिया का सबसे आसान काम। मैं आपको बताऊं, मैं तो, मुझे पुराना दिन याद आ गया आपसे बात करते करते। अंकुश सर ने मुझे वेस्टीज का प्लान दिखाया। जब मुझे प्लान दिखाया तो मैं फील्ड में जब उतरा काम करने के लिए, वो तो प्लान दिखा करके चले गए मैहर जबलपुर, पता नहीं उस समय कहाँ रहते थे, चले गए, और मैं फील्ड में लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दिया। 2-3 महीने बाद फिर मेरी और अंकुश सर की मुलाकात हुई और मैं अंकुश सर के साथ फिर एक जगह पे प्लान दिखा रहा। जब हम प्लान दिखा कर वापस वहां से निकले तो अंकुश सर ने बताया कि लल्लू जी आप ये चीज गलत बता रहे हो भाई प्लान में। मैंने बोला नहीं, जैसा आप बता के गए थे मुझे मैं वही बता रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला कि कॉपी नहीं, मैंने बोला चलिए कॉपी मैं निकालता हूँ जिसमें आपने प्लान दिखाया था। मैंने वो कॉपी निकाली और जब उस कॉपी से अपने प्रेजेंट प्लान को टैली किया तो मैं तो 70% प्लान गलत ही दिखा रहा था, लेकिन उस 70% से ही बिजनेस हो रहा था, उस गलत प्लान से ही बिजनेस हो रहा था। सामने वाले को कुछ नहीं पता कि 5% क्या होता है, लॉयल्टी क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है, ऑफर क्या होता है। भैया बोल डालो बस। और जो चीज आप बार 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 एक ही चीज, केवल सिंगल एक प्लान है अपना, उसी प्लान को आपको रिपीट करना है। जब एक ही काम को आप बार 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 करोगे तो वो चीज बढ़िया हो जानी है। और उसका सबसे अच्छा रास्ता है कि प्लान दिखाना हम शुरू करें, उसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर उसके बाद आता है हमारा गेट स्टार्टेड। बहुत बढ़िया चीज है गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड की अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं 10 कोर स्टेप्स की। पुरानी मीटिंग में अभी प्लान दिखाने के बारे में भारिल सर ने बताया कि मिररिज्म इमेज का इस्तेमाल करूं। जो चीज हम सामने वाले से निकलवाना चाहते हैं, जो चीज हम सामने वाले से निकलवाना चाहते हैं वो ही काम आप करो। आप चाहते हो कि उसको बोलो सामने वाले हो, आपने बताया था कि आपके कंपनी में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप गर्दन सीधी, जो जो आप सामने हाँ बोलवाना चाहते हो तो हाँ के पोजीशन में गर्दन हिलाओ, ना बोलवाना चाहते हो तो ना के पोजीशन में गर्दन हिलाओ। जो आप उससे करवाना चाहते हो ना वो काम आप खुद करना शुरू कर दो। अगर मेरी वीडियो आप लोग को दिख रही तो मैं करके दिखा रहा हूँ।
नहीं दिख रही तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सामने वाले की, आपने बताया था कि आपके कंपनी में काफी सारी प्रॉब्लम्स इस समय पे हो रही है, काफी सारा वर्कलोड आप लोग को मिल रहा है, जिसके कारण हम फैमिली के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या ये सही बात है? और ऐसे ऐसे करके सर हिलाना शुरू कर दिए। अब सर हिलाना शुरू कर दिए तो मिरर इमेज जिसको काम करती है और वही चीज वो करना शुरू कर देता है ना? तो ये मिरर इमेज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। बहुत अच्छी मुझे ये चीज लगी और मैं ये चीज जरूर आप लोग को बात करना चाहूंगा कि, और मैं इन चीजों को कहीं ना कहीं मैंने अशोक कलाल जी के मुंह से पुरानी सीडी में सुना था और इस चीज को थोड़ा बहुत मैं अप्लाई कर रहा था, जिसके कारण मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे। और वो चीज क्या है, हमने सामने वाले से बात की और बात करने के बाद हम उससे पूछते हैं कि बताओ अब तुम्हारे पास क्या चैलेंज है इस काम को शुरू करने के लिए। आपके कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो अब बताओ। सामने वाला अपने सवाल बताएगा कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लोगों को नहीं जानता हूँ, मैं कैसे करूंगा, ये प्रोडक्ट्स बेचने का काम है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें वो आपको बोलेगा। उसके सामने वो सारी चीजें पेपर पे लिखो, नोट डाउन करो। उसके सामने जब ये सारी चीजें लिखते हैं तो लिखने के बाद उससे बोल सकते हो कि सर आपके सारे सवालों का जवाब मैं आपको एक एक करके देता हूँ, सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन इन सवालों के जवाब देने से पहले क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? उससे यही बात करना है कि इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको एक एक करके, मैंने आपके सारे क्वेश्चंस लिखे हैं और इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन क्या इन सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? कि अगर आप, वो सामने वाला बोलेगा यस, क्योंकि भैया तुमने तो उसके 10 सवाल ले लिए, तो क्या हमारा वो एक सवाल नहीं लेगा? लेता है, लेता है। तो जब वो बोलता है ठीक है बोलिए, तो आप उसको बोलो कि अगर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूं कि आपके पास टाइम नहीं है, आप लोगों को नहीं जानते, या एनीवन कुछ भी, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दे दूं, आपको संतुष्ट कर दूं, तो ऐसा कौन सा रीजन होगा, ऐसा कौन सा कारण होगा जिसके कारण आप इस काम को शुरू करेंगे? वो चीज आप मुझे बताओ। एग्जाम्पल के लिए वो कहता है कि यार कि अगर मुझे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो मैं इस काम को शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे इससे 1 लाख रुपए महीने चाहिए होगा, क्योंकि अगर मैं 1 लाख रुपए महीने कमा पाऊंगा तो मैं फलाने फलाने काम कर पाऊंगा। बस उसके बाद आपके सारे सवालों के जवाब शुरू हो जाते हैं कि भाई साहब अगर आपको 1 लाख रुपए महीने की आमदनी यहाँ से आने वाली है, अगले 6 महीने से साल भर के अंदर आप 1 लाख रुपए की आमदनी पे पहुंचने वाले हो, तो क्या आप रोज दिन का 2 घंटा नहीं निकाल सकते? क्या आप, हम हफ्ते में 4 लोगों से 5 लोगों से बात नहीं कर सकते? क्या आपके पास 1 लाख रुपए महीने की आमदनी आने वाली है तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा सकते? बहुत सारी चीजें, है ना? और यदि आपको 1 लाख रुपए महीने की आमदनी मिलने वाली है, मैं आपकी मदद करने वाला हूँ, पूरा विनिंग टीम सिस्टम आपकी मदद करने को तेरे लिए तैयार है, तो क्या आप अपनी मदद करने को तैयार नहीं हो? उसके बाद भी अगर कोई सवाल रह जाता है तो उससे आप एक चीज बोल सकते हो कि मेरे पास 3 चीजें हैं। पहला, यदि हमने इस बिजनेस को नहीं किया तो क्या होगा? मैं ये बात जरूर करता हूँ सामने वाले से कि भैया नहीं किया तो 2025 तो लगने ही वाला है, 2025 को आने से न तुम रोक सकते हो न मैं रोक सकता हूँ। क्या होगा? जहां हो वहीं रहोगे, बल्कि उससे नीचे जाने की पोजीशन बन सकती है, आगे जाने की पोजीशन नहीं बन सकती। दूसरा, यदि हमने इस बिजनेस की शुरुआत की और फेल हो गए तो ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो जाएगा? कुछ जाएगा क्या? सामने वाला बोलता है नहीं, कोई चीज जाने वाला। और फिर उसके बाद मैं उससे बोलता हूँ कि यदि हमने इस बिजनेस की शुरुआत की और चल गया को जोर दे करके बोलता हूँ, और चल गया, तो आप सोचो लाइफ में क्या हो सकता है। वो चीज उस समय पे तुरंत उसको हिट करती है, तुरंत उसको हिट करती है। और फिर बस गेट स्टार्टेड, स्टार्ट करो, कोई फॉलो अप नहीं, कुछ नहीं, है ना? मैं एज्यूमशन मतलब तुरंत क्लोजिंग करता हूँ। मैं कोई भी बात की मैंने सामने वाले से, किसी भी मैटर पे, खेती पे, मैक ड्राइव पे, बिजनेस को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, कल मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, मैंने वहां पर हेल्थ प्लान दिखाया और मैंने बस उनसे पूछा, उनको बीपी की प्रॉब्लम थी, मैंने बोला बस कि आपको बीपी के लिए नोनी चाहिए, फ्लैक्स ऑयल चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ये सारी चीजें मैंने उनको बताई। तुरंत मोबाइल निकाला, कैलकुलेट किया, ये इतने रुपए का होता है, पैसा दो, मैं आपको सामान कल ला के देता हूँ।
ले लिया पैसा। मैं सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देता हूँ कि यार सोच के बताना। एग्रीकल्चर के ऊपर बात की, ये तुम्हारे खेत में इस चीज की जरूरत है, अभी तुम्हारे खेत की कंडीशन ये है, फसल की कंडीशन ये है, इस समय पे तुमको इन प्रोडक्ट की जरूरत है, ये इसका पैसा इतना हुआ, पैसा निकालो संभाल लो। उसको वहां पे जाना ही नहीं है, उसको बोलने का मौका ही नहीं देना है कि यार मैं सोच के बताऊंगा। और जब सामने वाला बोलता है ना कि मैं सोच के बताऊंगा, तो मैं उससे ये पूछता हूँ कि क्या सोचेगा भाई, तू ये तो बता दे कि मुझे तू सोचेगा क्या। सप्लीमेंट के बारे में बात करो, तू सप्लीमेंट का जिंदगी में पहली बार नाम सुन रहा है, तू सप्लीमेंट के बारे में क्या सोचेगा। तू मैं इस तरीके के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का तू पहली बार नाम सुन रहा है, तो इसके में क्या सोचेगा, एग्रीकल्चर के बारे में क्या सोचेगा, मैक ड्राइव के बारे में क्या सोचेगा। ये टेक्नोलॉजी नहीं है। नया पैसा निकाल संभाल ले, बात खत्म कर। मैंने उसको प्रोडक्ट दिए, नेक्स्ट डे से चलो अब किसको प्लान दिखाना है, आपका बिजनेस बिल्ड करते हैं, हो गया काम। तुरंत वहां से शुरू करते हैं अपन, थिंक फंडामेंटल एंड ग्रो रिच। बस अप्लाई करना शुरू करो उसके साथ, और उसको एक बार बिजनेस में दौड़ा दो, जब दौड़ने लगेगा काम ऑटोमेटिक होने लगेगा। काउंसलिंग विथ अपलाइन, इसका बाद अब अगला पॉइंट है हमारा काउंसलिंग विथ अपलाइन। काउंसलिंग विथ अपलाइन बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। काउंसलिंग विथ अपलाइन, अपलाइन का साथ कभी नहीं छोड़ना है। अपनी डाउनलाइन से आप रोज बात करते हो या नहीं बात करते हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन कम से कम 1 मिनट अपने अपलाइन से डेली आप बात करो, बिजनेस हो जाएगा। अगर डेली अपने अपलाइन से आप 1 मिनट पर डे बात कर रहे हो, तो आप देखो जिस समय पे आप बात नहीं कर रहे थे, यार मान लेते हैं हम आज बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है, और उसके बाद आप रोज 1 मिनट उनको फोन लगाना शुरू करो, गुड मॉर्निंग बोलने के लिए फोन लगाओ ना, देखो आपका बिजनेस हो जाएगा। यकीन, बिल्कुल एकदम फैक्ट चीज बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें, मैं कई डाउनलाइंस को देखता हूँ, कई लोग मुझे मुझे पर्सनली उनको फोन करना पड़ता है, यार क्या है हाल हाल समाचार। मैंने वैसे ही अपने डाउनलाइन को फोन लगाया, उनके बिजनेस की क्या पोजीशन है, और मैं उन लोगों का भी बिजनेस देखता हूँ जो लोग मुझे फोन लगाते हैं, वो लोग मुझे अपने से फोन लगा रहे हैं और उनके बिजनेस की पोजीशन में देख रहा हूँ। चेंज ऑटोमेटिक अपने मेरे पास है। तो अपने अपलाइन से डेली 1 मिनट बात करो। अपलाइन आपका देवता है, वो आदमी है, वो व्यक्ति है जो आपको सफलता की मंजिल पे ले जा सकता है। अब उसको आप कितने रिस्पेक्ट से बात कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। वो आदमी आपसे छोटा हो सकता है, आपसे उम्र में कम हो सकता है, आपसे कम पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन अपलाइन का मतलब भाई साहब वो आदमी जो आपके एलओएस में, आपके एक के ऊपर एक के ऊपर एक कहीं भी जाने पे एक वैसा व्यक्ति जो एक्टिव है, इस बिजनेस में ग्रो कर रहा है, वो आपका अपलाइन है। जरूरी नहीं जिसने आपको ज्वाइन कराया वो आपका अपलाइन है। अपलाइन वो जो आपके अपलाइन में एक्टिव बंदा है, वो आपका अपलाइन कहलाता है। उससे डेली 1 मिनट बात करना शुरू करो, आप देखो किसका जादू क्या होता है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब ईमानदारी। पूरी लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक ईमानदारी रखनी है। आप नौकरी करते हो, नौकरी ईमानदारी से करो। अगर नौकरी में हम काम चोरी कर रहे हैं, तो वो चीज आपके लाइफ में इफेक्ट डालेगी। सच बता रहा हूँ, कोई काम चोरी नहीं है। जो भी काम करो ईमानदारी से करो, बिजनेस कर रहे हो ईमानदारी से करो। किसी को आप प्लान दिखाने जा रहे हो, उसको बात कर रहे हो, तो ये सोच के मत करो कि ये बंदा ज्वाइन करेगा और मेरा 100 पीवी हो जाएगा। ये सोच के हमेशा ज्वाइन उससे आदमी वाले से बात करो कि इस बंदे को मैंने बिजनेस बताया और इससे इसका भला होगा। जब सामने भला का भाव, जब किसी का भला करने का भाव आपके पास रहेगा ना, तो आपका बिजनेस भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। हमेशा कोई भी काम करो, सामने मैं इस काम से किसी का भला कैसे कर सकता हूं, अगर ये थॉट आपके दिमाग में है, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अगर जब कभी भी आप सेल्फिश हो जाओगे, स्वार्थी हो जाओगे कि यार इस बंदे ने मेरे से मैक ड्राइव ले लिया तो मेरा बिजनेस बढ़ गया, या इस बंदे ने मेरे से एग्री एक्टिव 2 ले लिया तो मेरा बिजनेस बढ़ गया, अगर ये भाव आपके पास है, तो उस आदमी के साथ आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। क्योंकि हमने उससे बात तो नहीं की, ये बात उससे नहीं की कि तेरे मैक ड्राइव लेने से मेरा 50 पीवी हो गया, लेकिन वो वाइब्रेशन उसके पास पहुंच गई। आपकी जो मन की तरंगे हैं ना, वो उसके पास पहुंच जाती है।
जब उसके पास पहुंच जाती है तो उसके साथ में आपकी ट्यूनिंग नहीं बनती, और जब आपकी ट्यूनिंग नहीं बनती है तो उसके साथ में हम बिजनेस भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमने ये भाव रख के दिया कि मैं इसको मैक ड्राइव के बारे में बताया, इसका इससे इसका भला होगा, इसकी गाड़ी का भला होगा, और जब इसकी गाड़ी का भला होगा तो ये 10 लोगों को और प्रमोट करेगा, जब और प्रमोट करेगा तो उससे इसके घर में इनकम आएगी। अगर ये भाव हमारे पास है तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हो। हर जगह पे ईमानदारी, नौकरी हो, व्यापार हो, कोई भी चीज हो, एनी वन, पैसे रुपए हर एक चीज से लेकर के ईमानदारी क्या होती है ये सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब बच्चा 10 साल का होता है ना, उसको पता हो जाता है कि यार मैं कोई काम कर रहा हूं तो ये काम गलत है कि सही है। अगर वो घर में आपने गुलाब जामुन बनाए हैं और उस गुलाब जामुन को पैक करके बच्चों से छिपा के रखा है कि बच्चे इसको ज्यादा ना खाएं, और बच्चे उसको निकाल के खा रहे हैं, तो उस बच्चे को मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूँ। अगर मैं इसको निकाल के चोरी करके खा रहा हूँ तो उस बच्चे को मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो सारे लोगों को पता है कि ईमानदारी क्या चीज होती है। और लास्ट चीज है लर्नेबल, टीचेबल, डुप्लीकेबल। काम वो करो, हमेशा सीखते रहो। लर्नेबल मतलब हमेशा सीखते रहो। दूसरा चीज है हमेशा सिखाते रहो, और तीसरी चीज है हमेशा उस काम को डुप्लीकेट करते रहो। अगर काम हो, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसको आपका ग्रुप नहीं कर सकता, आपकी डाउनलाइन नहीं कर सकती, तो उस काम को मत करो। सिंपल सी चीज है। कोई स्पेशल चीज है, कोई गलत का आपको मालूम है कि इस काम को अगर मेरा ग्रुप करेगा तो इससे मेरा फायदा होगा या नुकसान, तो अगर वो काम आप करते हो, अगर फायदे वाली चीज करते हो और आपको पता है कि इससे मेरा पूरा ग्रुप करेगा तो मेरे को फायदा होगा, तो उस काम को करो। जिस जिस चीज से नुकसान होने वाला है उस काम को मत करो। बस बात खत्म। लास्ट में एक 5 मिनट की स्टोरी के साथ मैं आप लोग इस मीटिंग को मैं अपने तरफ से क्लोज करूंगा। बहुत ही जबरदस्त चीज है, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, मैं आप लोग को शेयर जरूर करना चाहूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वापस मैंने शुरू में बात की थी मैं कि ड्रीम के ऊपर लास्ट में फिर से बात करूंगा, तो ये जो स्टोरी है वो भाई साहब ड्रीम के ऊपर ही है। ड्रीम अगर आपका स्ट्रांग है तो सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे, सारे के सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अगर ड्रीम स्ट्रांग नहीं है, फिजिकल ड्रीम होना चाहिए। फिजिकल वो ऐसा ड्रीम होना चाहिए जिसको आप छू सको, महसूस कर सको। अगर ऐसा कोई ड्रीम है तो वो आपको इंस्पायर करेगा हमेशा। तो एक आदमी था, एक मजदूर था, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में, एक रोड बनाने वाली कंपनी में रेत गिट्टी ईटा मिट्टी ये सब उठाने का, मजदूरी करने का काम किया करता था। और वो कमाने के लिए कहीं बाहर गया हुआ था, अपने गांव देश को छोड़ करके दूसरे देश में, मतलब मान लो कि छत्तीसगढ़ का आदमी और दिल्ली चला गया कमाने खाने के लिए। तो इस तरीके से कमाने के लिए कहीं गया हुआ था, और काम करते करते उसको कई साल हो गए थे, 3 4 साल 5 साल बीत चुके थे। महीने का रोज का 150 200 रुपए की मजदूरी किया करता था। और एक दिन उसको एक मैगजीन मिली, एक पत्रिका, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह में मैगजीन पतली पतली बिकती रहती है ना, उस तरीके की एक मैगजीन उसको कहीं पर से किसी जगह से मिल गई। और जब उसको मिल गई तो उस मैगजीन के फ्रंट पेज में जो कवर पेज था उस पे एक बहुत सुंदर गाड़ी की फोटो छपी हुई थी। मतलब उस गाड़ी को देख करके ना उसकी आत्मा कांप गई, बिल्कुल वो अंदर से हिल गया कि यार काश ये गाड़ी मेरे पास होती। और इतना जैसे ही उसने बोला तो उसके साथी ने उसको कहा कि साले तू अपनी शकल देख और गाड़ी को देख, फिर तू बोलना कि ये गाड़ी मेरे पास होती। रोज का 100 रुपए कमाने वाला आदमी ये गाड़ी की फोटो देख करके समझ में आ रहा करोड़ों रुपए की तो गाड़ी होगी, तो ये करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीदेगा। तो सोचना भी मत भैया, जो काम हो नहीं सकता उसके काम के बारे में सोचना क्यों। और उसने उसको बहुत सारी चीजें बातें उसको सुना दी, और वो बातें उसके माइंड में हिट कर गई, उसके दिमाग को लग गई वो बात। उसके आंख से आंसू निकल गया, उसके आंख से बिल्कुल अंतरात्मा कांप गई कि यार ये आदमी ने मुझे इतना सब कुछ बोल दिया, और ये गाड़ी तो अब मेरे को चाहिए। अब मेरे लाइफ का अगर कोई गोल है, कोई टारगेट है, तो वो है भाई साहब ये गाड़ी। उसने उस गाड़ी को अपना सपना बना लिया। वो घर गया, और घर जा करके जिस कमरे में वो रहता था उस कमरे में जा करके उसने उस गाड़ी की चिपका दिया, और चिपका दिया और बोला कि अब मेरी जिंदगी की एक एक सांस जो होगी ना वो केवल इस गाड़ी के लिए होगी। मैं अगर सांस भी लूंगा तो इस गाड़ी के लिए लूंगा। मैं
गई उसका सपना। कहाँ से बन गई, क्यों बन गई वो पता नहीं, लेकिन वो गाड़ी उसका सपना बन गई। वो सुबह उठता तो उस गाड़ी को देखता, रात में सोने से पहले उस गाड़ी को देखता, उस गाड़ी को देख करके उसकी आंख से आंसू निकल जाते थे, वो रोता था। और उसके साथ ही जो और लोग उसके साथ उस कमरे में रहते थे, वो लोग 3-4 लोग एक किराए के कमरे में एक साथ रहते थे, तो उसके साथ ही बोलते थे, यार तेरा दिमाग खराब है, 100 रुपए कमाने वाला तू करोड़ों की गाड़ी का ख्वाब देख रहा है, तू अपनी जिंदगी चला ले, 2 वक्त की रोटी खा ले, उतना ही तेरे लिए बहुत है। उसने बोला कि दोस्त मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन अब तो काम इस गाड़ी के लिए होगा। उसने अपने कंपनी के सुपरवाइजर से बात की, जिस कंपनी में वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसने बोला कि सर मुझे थोड़ा ऐसा काम कुछ दो जिससे मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकूं। मैं ये 100 रुपए से नहीं, मुझे कम से कम 1000, 2000, 3000 रुपए मिले रोज के, मुझे कुछ ऐसा काम चाहिए। उसके सुपरवाइजर ने बोला काम तो है बेटा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत का है और काफी सारी दिक्कत उसमें होती है, तू कर पाएगा, सीखना पड़ेगा तुझे। उसने बोला कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा इनकम चाहिए। तो उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो बड़ी बड़ी मशीनरी चलती थी, उसने उस मशीन के ऊपर उसको लगा दिया। उस मशीनों में वो काम करना शुरू कर दिया, उन मशीनों को चलाना सीखा, फिर उन मशीनों को, अब उसको पता क्या था कि मेरा एक एक मिनट जो भी मैं काम कर रहा हूँ ना, वो उस गाड़ी के लिए कर रहा हूँ। तो केवल उसको चलाने तक उसने सीमित नहीं रखा। वो जब मशीन ब्रेक डाउन होती थी तो इंजीनियर आते थे, उसको बनाते थे, कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसने मशीन के एक एक नट बोल्ट्स की पूरी जानकारी ले ली। मतलब चलाते चलाते वो पूरा उसका फुल मैकेनिक, फुल इंजीनियर हो गया। जब उसका फुल मैकेनिक, फुल इंजीनियर हो गया ना, बहुत अच्छा तरीके से वो काम करने लगा, तो अब वो क्या है, उस कंपनी में वो खुद का इंजीनियर हो गया। जिस कंपनी में वो 100 रुपए की मजदूरी करता था, उसमें पहले अपने ऑपरेटर का काम किया, फिर इंजीनियर का काम किया। इंजीनियर का काम करते करते वो इतना अच्छे तरीके से पूरे सारी मशीनें जितनी भी उस कंपनी में चलती थी, उन मशीनों को मैनेज करने लगा। तो उस कंपनी का जो मालिक था वो उससे बहुत ज्यादा खुश हुआ। बहुत ज्यादा खुश हुआ कि भाई ये पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन पढ़ा बहुत है। मतलब ये जो काम एक 5 साल की, 10 साल की डिग्री लेकर के जो इंजीनियर नहीं कर पा रहा है, उसको ये आदमी, अनपढ़ आदमी, बहुत अच्छे तरीके से हमारी मशीनों को पूरा मेंटेन कर रहा है। और उसने उसको अपनी कंपनी का चीफ इंजीनियर भी बना दिया। वो चीफ इंजीनियर की पोजीशन में चला गया। चीफ इंजीनियर की पोजीशन में जाने के बाद उसके पास कुछ अच्छे पैसे भी आने लगे, क्योंकि अब उसके सारी एक्टिविटी क्या हो रही थी, उस गाड़ी के लिए। जब उस गाड़ी के लिए अच्छी एक्टिविटी हो रही थी, तो उसके बाद फिर उसने बाद अपना चीफ इंजीनियर हो गया, कुछ पैसे मिले, उस पैसे से वो खुद अपने कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा। कुछ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर लेने लगे, कुछ छोटे कॉन्ट्रैक्ट से फिर बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे, उस बड़े कॉन्ट्रैक्ट से कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे, और ऐसा करते करते वो अपने शहर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया। सच बता रहा हूँ, वो अपने शहर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया। जब सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया, उसके पास अच्छे खासे पैसे आने लगे, तो उसको पता चला कि अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उस गाड़ी को खरीद सकता हूँ। वो गाड़ी जिस कंपनी की भी थी, अपन कंपनी पे नहीं जाते हैं, वो उन कंपनी में बात करने लगा कि वो फोटो दिखाता था ले जा करके कि भाई साहब मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये तुम्हारी कंपनी बनाती है, ये मर्सिडीज बनाती है और मुझे मर्सिडीज का ये मॉडल चाहिए। मर्सिडीज उससे कहने लगा कि सर ये मॉडल 15 साल पुराना है और ये मॉडल अब हमारी कंपनी नहीं बनाती, हम इसके लिए आपको सॉरी बोलते हैं। आप उससे अच्छा ये मॉडल है, इस आप जिस मॉडल की बात कर रहे हो ना, 15 साल उसमें ये फीचर्स नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, अब इस मॉडल में ये सारी चीजें हमारी कंपनी ने इम्प्रूव की है, आप उसकी जगह इस गाड़ी को क्यों नहीं लेते हो। उसने कहा कि दोस्त तू मुझे वही मॉडल ला के दे जो मॉडल इस फोटो में है, मुझे ये गाड़ी चाहिए। तू कंपनी से बात कर, मुझे, मैं इसके लिए कितने भी पैसे देने को तैयार हूँ, मुझे ये मॉडल कंपनी बना के दे, 1 पीस बना के दे, 2 पीस बना के दे, मुझे यही गाड़ी चाहिए। कंपनी ने कहा कि सर हम एक गाड़ी के लिए, 2 गाड़ी के लिए फिर से अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये 15 साल पुराना मॉडल है, हमने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। जो मशीनें उस समय पे थी वो मशीनें हट गई हैं, अब नई मशीनें हमारी कंपनी में आ चुकी हैं, और इन नई मशीनों से उस मॉडल को तैयार नहीं किया जा सकता। उसके लिए वो गाड़ी नहीं, हम आपको ये गाड़ी बना के नहीं दे सकते। कंपनी ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया। वो आदमी की सोचो कंडीशन क्या होगी। जिस चीज के लिए उसने जिंदगी भर मारा मारी की, अब वो चीज उसको नहीं मिल रही है दोस्त। मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि वो चीज अब उसको नहीं, अब वो उस पोजीशन पे पहुंच चुका है कि वो गाड़ी उसके लिए खिलौना है। वैसी वो 10 गाड़ियां ले सकता है, लेकिन जो गाड़ी उसका ड्रीम है, वो गाड़ी उसको नहीं मिल रही है। सोचो उस आदमी की क्या कंडीशन होगी। सोचने वाली बात है।
वो रोता था, दिन रात रोता था यार कि इतना पैसा कमाने का, इतना सब चीज करने का क्या फायदा जब मुझे अपना ड्रीम नहीं मिल पा रहा है। वो पूरी हिंदुस्तान की एजेंसीज में, उस पूरे दुनिया की एजेंसीज में हर जगह पे घूमने लगा, सब जगह पे उसने बोल दिया कि मुझे ये गाड़ी ला के दो, नई हो, पुरानी हो, कबाड़ हो, कैसा भी हो, लेकिन मुझे यही गाड़ी चाहिए और मैं इसके लिए कितना भी पेमेंट देने को तैयार हूं। कहीं से उसको अपना ड्रीम नहीं मिल रहा था, वो हताश होने लगा, लेकिन उसने कसम खाई कि ये गाड़ी तो मैं लेके रहूंगा, चाहे जहां से आए, जैसे भी आए, चाहे मुझे इसके लिए अपनी खुद की कंपनी बैठानी पड़े, उस कंपनी को मुझे खरीदना पड़ जाए, लेकिन मैं ये गाड़ी लेके रहूंगा। उसने अपना बिल्कुल सपना बनाया, बिल्कुल दिन और रात उस गाड़ी को देख करके, उस गाड़ी के बारे में सोच सोच करके, उसके पास तब तक में दसों गाड़ियां आ गई थी, लेकिन ड्रीम था उसको वही, उस पोस्टर वाली गाड़ी ही उसको चाहिए थी। एक दिन उसको अचानक एक फोन आता है कि सर, जो मॉडल आप ढूंढ रहे थे, जिस मॉडल को आपकी जरूरत है, वो मॉडल हमारे पास एक बिकने के लिए आई है, क्या आप इस मॉडल को देखना पसंद करोगे? तो उसने कहा कि भाई साहब, आप बिल्कुल एकदम रोक के रखना, कोई उस गाड़ी को छूने ना पाए, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, जो पेमेंट बोलोगे वो पेमेंट मैं देने को तैयार हूँ, और मुझे अगर वही मॉडल है तो मैं उसको लेने को तैयार हूँ। वो अपनी फोटो लेके गया, साथ में उस गाड़ी को जब उसने मैच किया, देखा, तो सेम टू सेम वही मॉडल, वो गाड़ी बिकने के लिए आई हुई थी एक एजेंसी में। वो उस मॉडल को देख कर के रो पड़ा। सोचो, जिस काम के लिए उसने अपनी जिंदगी के 15 से 20 साल लगा दिए, आज वो सपना उसका पूरा हो गया। आज वो सपना जब उसका पूरा हो गया, वो गाड़ी से चिपक के रोने लगा, तड़पने लगा बिल्कुल वो। और सेल्समैन जो था, वो सेल्समैन ने फोटो देखी और गाड़ी देखी और बोलने, वो सामने वाले को बोलने लगा, उसको बोलने, सर मैं 1 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। और वो भाई साहब हैं कि सुनने को तैयार नहीं, बोलते यार तू कुछ बात मत कर, आज तो तुमने वो काम कर दिया कि अगर तू इसके लिए मेरी जिंदगी मांग ले तो मैं अपनी जिंदगी देने को तैयार हूँ। वो कहता है कि सर, मुझे आपकी जिंदगी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। बोले, मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहता हूँ, आज मैंने मेरी जिंदगी का गोल मुझे मिल गया, मेरी जिंदगी जीना सार्थक हो गया, मैं कुछ नहीं जान सुनना चाहता। वो सेल्समैन बार बार उसको बोला, सर 1 मिनट मेरी बात तो सुन लो आप। वो कहता है, यार कुछ मत बोल, कुछ मत बोल, मुझे तो आज जी भर के रो लेने दे। वो गाड़ी से चिपक गया, गाड़ी से रोने लगा और सब कुछ। वो सेल्समैन फिर सर 1 मिनट सुन तो लीजिए। वो कहता, बोल क्या करना चाहता है। जो गुस्से में आकर के उससे कहता है कि बोल तू क्या कहना चाहता है। बोलता है, सर ये फोटो देखो, ये फोटो जो आप लेकर के आए, फोटो देखो और इस गाड़ी को देखो। बोलता, हाँ वही तो है, वही मॉडल तो है जो मुझे चाहिए था। बोले, सर मॉडल तो है, लेकिन आप देखो सर जी, इस गाड़ी का जो आपके पोस्टर है, इस गाड़ी में जो नंबर लिखा हुआ है, सर ये गाड़ी वही गाड़ी है जो इस किताब के ऊपर छपी हुई है। मैसेज मिला दोस्तों, सेम टू सेम वही गाड़ी, वही नंबर, वही मॉडल उस आदमी को अपनी जिंदगी में मिला। ये होता है हमारे मन की शक्ति, ये होता है पावर ऑफ ड्रीम। तो अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपना है तो वो चीज आपकी लाइफ में फुलफिल होके रहेगी, रहेगी, रहेगी। और ये चीज मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इस चीज को आपको, अगर आपके दिमाग ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, आपके अवचेतन मन ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार ये चीज तो चाहिए, वो इमोशनल होना चाहिए बिल्कुल, उसको सोच करके हमारे दिमाग का अगर हिल जा रहा है, वो चीज आपको लाइफ में मिल के रहेगी। और इसी के साथ मैं आज फिर एक बार आपको बोलूंगा कि वो ड्रीम फाइंड आउट करिए। अगर ड्रीम फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपके लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। एक रियल स्टोरी आप लोग को 2 मिनट की और बताता हूँ। मेरे एक पहचान के बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, सेकंड क्लास ऑफिसर, एक वर्कर क्लास से वो एग्जाम देते देते वो एक सेकंड क्लास ऑफिसर तक पहुंचे। लेकिन उनकी एक बहुत गंदी आदत है, वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं। उनसे जब हम बात करते हैं ना, आप कोई भी बात करो, बोल मैं तो गरीब आदमी, मैं दुखी आदमी, मेरे साथ ये, मैं आप बड़े, मैं छोटा, मैं ये, मैं वो, और बता रहा हूँ इतना सब भिन भिनाते उनके साथ में क्या क्या हुआ। हम लोग जब अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं ना, अपने अपलाइन को अपनी प्रॉब्लम्स गिनाने लगते हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है।
तो उससे होता क्या है। तो वो जो ऑफिसर था ना, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरे सामने की घटना। उस आदमी जब वो हमेशा रोता था ना, तो उसको हमेशा रोता था, उसके साथ हुआ क्या। पहली चीज, उसकी बहू ने उसके ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस लगा दिया, उसका लड़का जेल में चला गया। वो रोड में खड़ा था, बहुत सज्जन आदमी है बता रहा हूँ, वो रोड में खड़ा हुआ था, सब्जी ले रहा था, बैल ने आकर के उसी को ठोकर मारी। बैल ने आकर के उसी को, तू भैया दुखी आदमी, तो ऊपर वाले ने बोला ले दुख ले। बैल ने आके उसी को ठोकर मारी, उसका हाथ टूट गया। और दूसरी भी चीज बता रहा हूँ, वो रोड पे खड़ा हुआ था, सामने एक महुआ का पेड़ था, वो महुए के पेड़ के पास बिल्कुल चिपक के खड़ा हुआ था। वो जैसे ही महुए के पेड़ से लगभग 1-1.5 मीटर पीछे आया, रोड के किनारे की बात है, रोड की बात नहीं, रोड की बिल्कुल आउटसाइड की बात है, एक मोटरसाइकिल आई और उसके ऊपर चढ़ गई, उसका हाथ और पैर फिर से टूट गया। क्यों हो रहा है उसी के साथ ये चीज। मैं उसको बोलता था मत रोया करो सर, मत रोया करो। उसको नींद ना आने की बीमारी हो गई, वो रात रात भर पूरा जागता था, दिन भर जागता था, रात भर जागता था, वो सोता नहीं था। और जब वो सोता नहीं था तो उसने कविता लिखना शुरू कर दिया, और उसकी कविता में बस आंसू 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 आंसू, बस रो रहा, वो आदमी रो रहा है, जब जितना रो रहा है उसको ऊपर वाला उतना ही रुला रहा है। भाई साहब, तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, किताबों को जरूर ध्यान दीजिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।